सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन ज़िंदगी उसी की बनती है जो उन सपनों को हकीकत में बदल देता है। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है उन सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए। हमारे 5 एक्सपर्ट्स, सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं भी बताऊंगा आपको एक एक एक्सपर्ट्स के बारे में। उनकी खास बात यह है कि वो अपने अपने फील्ड के तो महारथी है ही। आज हमारे बीच अपना कीमती समय लगाकर यहाँ पर आए हैं ताकि आपको एक सही दिशा दे सके। तो इसी के साथ लेट्स गिव होप फाउंडेशन के फाउंडर श्री आशीष मौर्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी स्पीकर्स को मंच पर लेकर आएं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कहा जाता है कि कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है, अगर हम ऊपर वाले को, भगवान को याद करके करें तो अच्छी होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वंदना से। देखिए, कुछ लोग समाज में सिर्फ बदलाव की बातें ही करते रहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कदम उठाकर बदलाव लाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही युवा समाज सेवी और प्रेरक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेट्स गिव होप फाउंडेशन के फाउंडर श्री आशीष मौर्य जी के लिए, जिसे चाहूंगा कि आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपना भाग्य लिख सकते हैं, अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखेंगे तो परिस्थितियां आपका भाग्य लिख देंगी, और फिर वो भाग्य जिसको आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। तो आप जुट जाइए अपनी लक्ष्य के लिए, अपनी मेहनत से, अपने लगन से आप अपना भाग्य खुद लिखें। मैं यही चाहता हूं, और ये कार्यशाला आज इसीलिए है। और मैं कुणाल जी को धन्यवाद दूंगा, जूलिया को धन्यवाद दूंगा, जिनके सहयोग से ये आज वर्कशॉप हम कर रहे हैं। और इसका मकसद केवल आपको स्किल करना है, आपको उस दिशा में भेजना है जहां पर आप जाकर बहुत अच्छा कर सकें। अवसर हमेशा आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। कभी कभी आपके अंदर अवसर के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। कहते हैं ना, अगर अवसर दस्तक ना दे तो दरवाजे तोड़ देने का, सुरंग खोद देने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो वही जज्बा आज आप सबके अंदर आना चाहिए जो हमारे स्पीकर्स आपके सामने लाएंगे। और आप सबके लिए यही कहूंगा, जहां भी रहें दुनिया को रोशन करें, खुद भी जलें और दुनिया को भी रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कुछ लोग जो होते हैं फैशन को सिर्फ कपड़ों तक देखते हैं, मगर जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फैशन में अपनी पहचान, आत्मनिर्भरता और सम्मान देखते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हुनर को रोजगार से और रचनात्मकता को उद्देश्य से जोड़ा। हमारी आज की पहली वक्ता यानी स्पीकर ईशानी जी हैं, जो कि क्राफ्ट एक्सप्लोरर हैं, डिजाइनर हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, मेंटोर हैं। हेलो सबको, कैसे हैं सब लोग? मैं डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और मेरा छोटा सा एक ब्रांड भी है, और उसी के दौरान मुझे जो भी मिल जाता है, जिसको भी मैं कुछ थोड़ा बहुत सिखा सकती हूँ, मैं उन्हें सिखाने की अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। तो सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी सही इंसान हूँ आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और शादीशुदा ना होने की वजह से मुझे आपका संघर्ष नहीं पता। मैं नहीं जानती आप लोग हर दिन किन किन चीज़ों से जूझते हैं, किन किन चीज़ों को आप लोग मैनेज करके चलते हैं। कितने बजे उठना, कितने बजे घर के काम देखना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना,
वो सारा कुछ मैं नहीं फेस करती हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं बहुत प्रिविलेज स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे ये सब कुछ नहीं मैनेज करना पड़ता है। मैं अकेली हूँ तो मैं कॉलेज भी देख सकती हूँ, मैं अपना बिजनेस भी देख सकती हूँ, मैं उस बीच लोगों को सिखा भी सकती हूँ। मेरे पास इतना वक्त है। आपके पास वक्त की बहुत कमी है, अपने लिए वक्त की बहुत कमी है। पहले तो अपने लिए वक्त की बहुत कमी है और उसके बाद कहीं जाके आप अपना कुछ शुरू कर सकते हैं, अपना सोच सकते हैं उसके बारे में। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अदृश्य लोग हैं यहाँ पे अभी इस वक्त, ठीक है, जो हमारे साथ इस सेमिनार में, इस वर्कशॉप में हमारे साथ रहने वाले हैं। तो इधर उधर से अगर आपको कुछ आवाजें आती हैं तो मान के चलिए हेलो सभी सीख हेलो, रहे हैं कुछ। आवाज तो नहीं आ रही? अरे वाह, अरे वाह, ये कौन है? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आपके भी हैं, इन्हीं के साथ काम करना है, इन्हीं के साथ वर्कशॉप करते हैं, ठीक है। अब जब यही सब मैनेज करना है तो ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो है, क्या बात कर रहे थे? मैं आपका संघर्ष नहीं जानती और ना समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ महिलाओं को, कुछ औरतों को मैं भी ऐसे जानती हूँ जिनको मैंने काफ़ी करीब से देखा है, जिनका संघर्ष मैंने देखा है, और उसी संघर्ष की वजह से, उनके उस जीवन की वजह से थोड़ा बहुत मैं महिलाओं के जीवन के बारे में समझ पाई। तो आपका जो हुनर है, आपके पास जो कला है, अब वो कला आपको ऐसा लग सकता है कि वो अभी उतनी पक्की नहीं है, या अभी उतना मैंने बढ़िया काम नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं शायद अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकती। बट अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो अपना बिजनेस शुरू करने वाली जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए नहीं है जब आप कुछ बेहतर कर लेंगे, ये तब के लिए है कि आप करते करते सीखेंगे। एक कहावत है इंग्लिश में, वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो अगर आप एक बार छात्र की तरह से, छात्र वाले दिमाग से चल रहे हैं और हमेशा उसी दिमाग से रहेंगे, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने अंदर नया जोड़ते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें घर से बिजनेस करना है। अब घर से बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं घर में, है ना। खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, घर भी संभालना है, कपड़े भी धोने हैं, उसी बीच बच्चों को भी स्कूल भेजना है, वो फिर स्कूल से आ भी गए, इतनी देर में आप सांस भी नहीं ले पाए। होता है ऐसा? होता है ना। अभी आप बैठे भी नहीं होंगे, इतने में बच्चे स्कूल से वापस आ गए, अब उनके लिए फिर से खाना, अब फिर से उनके ट्यूशन की तैयारी या जो भी है, अब उनका स्कूल का होमवर्क वगैरह कराना। अब इतनी सारी चीज़ों के बीच में आपको अपने काम को एक मिनी बिजनेस की तरह लेकर चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। भले ही दिन के 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी समय आप निकालें, आप उसको देंगे समय। पूरे दिन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी समय मिल रहा है, आप उस काम को ज़रूर टाइम दें। यहाँ पे सिर्फ हमें बिजनेस, पूरा बिजनेस करने की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कि आपको उस आदत को बनाना कैसे है। बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, बिजनेस को मेंटेन करना मुश्किल है, उस आदत में बने रहना मुश्किल है। अभी तक आपको आदत ही नहीं है, घर के काम के अलावा, परिवार के अलावा अलग से समय निकालने की आपको आदत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये आदत बनानी होगी कि रोज़ आप उस काम के लिए थोड़ी ही देर के लिए सही पर आप बैठें। छोटे से नोट्स, जो भी आइडियाज़ आपके मन में आते हैं, आपने कहीं पे इंटरनेट पे देख लिया, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको आइडिया, चलते फिरते, काम करते हुए, बर्तन धोते हुए कोई आइडिया आ गया, अपने पास एक नोटबुक रखिए, उस नोटबुक में वो आइडिया ऐड करते जाइए, नोट करते जाइए। और वो कुछ भी हो सकता है, अपने आइडियाज़ पे हंसिएगा नहीं। वो छोटा सा आइडिया भी आपको नहीं पता, वो छोटा सा बीज आगे चल के कितना बड़ा पौधा बन सकता है, कितना बड़ा पेड़ बन सकता है। जो भी छोटे से छोटा आइडिया हो, नोट करते चलिए। अपने मेहनत के पैसे, उसमें अपने टाइम के पैसे, कि आप कितना समय उस काम को दे रहे हो, उसके पैसे भी लगाने हैं।
और कंसिस्टेंसी मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते रहना उस चीज़ पे। वो क्या होता है, वो मोमेंटम बिल्ड करता है। मोमेंटम मतलब कि जब आप किसी चीज़ पे लगातार काम, कहावत सुनी है, करत करत अभ्यास ते रसरी होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत रिसान। ये सुनी है कहावत किसी ने? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। की मतलब एक रस्सी बार बार जब पत्थर पे घिसती रहती है तो उसका भी निशान पड़ जाता है, जबकि पत्थर ज़्यादा हार्ड होता है, कड़ा होता है, कठोर होता है और रस्सी मुलायम होती है। तो जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा उस चीज़ पे काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें प्रोग्रेस दिखाई देनी शुरू होगी। अब बात करते हैं सिंपल होम बेस्ड मॉडल की, कि किस तरह के काम से आप घर पे बैठ के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मेड टू ऑर्डर। मेड टू ऑर्डर बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या है कि आपके पास आपका कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, पर्टिकुलर सिर्फ उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी पसंद के हिसाब से आप चीज़ें बना के देंगे। इसमें आपको स्टॉक बना के रखने की और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपके पास पेमेंट आ रही है आप सिर्फ उतना चीज़ें बनाएंगे और उतनी चीज़ बना के आप कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। इसमें किसी भी तरह का आपके पास घाटे जैसा या लॉस जैसा कुछ भी नहीं है। आप 50% पेमेंट पे काम करेंगे जब आप कस्टमाइज वर्क पे काम करते हैं। ठीक है, ये कस्टमाइज काम में आता है जब हम किसी का ऑर्डर ले के उसको बना कर देते हैं। ठीक है, तो 50% हम पेमेंट पहले लेते हैं, उसी पे आप मटेरियल वगैरह लेके आएंगे। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका समय खर्च हो रहा है, आपकी स्किल खर्च हो रही है और आपका अलग से पैसा नहीं लग रहा है। जो कस्टमर ने आपको 50% पेमेंट किया, उस पेमेंट पे आप काम शुरू करने वाले हैं। ठीक, आपकी बिजली खर्च हो रही है, आपका समय खर्च हो रहा है, बस इतना खर्चा है इसमें। दूसरा है ऑल्ट्रेशन और सर्विसेज। अच्छे ऑल्ट्रेशन करने वालों की बहुत कमी है इंडस्ट्री में, जो ये सब काम करके दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में ये वाला हुनर है कि आप फटाफट बहुत सफाई से फॉल लगा सकते हैं और ऑल्ट्रेशन वगैरह बहुत आराम से समझ के कर सकते हैं, तो ये भी एक बिज़नेस है जो आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। पूरे कपड़े बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा डिज़ाइनिंग का बिज़नेस भी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे से काम से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम की बात हुई कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया? चलिए बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या होता है कि करियर जो होता है एक सीधी लाइन में नहीं होता है। हमेशा सीधी लाइन नहीं होती है ज़िंदगी में, हमेशा ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है और कभी कभी कोई वो मोड़ ले लेता है। लेकिन कभी कभी वही मोड़ हमें हमारी असली पहचान से मिला देता है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही प्रोफेशनल मौजूद हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की समझ को ब्यूटी इंडस्ट्री के क्रिएटिविटी से जोड़ा। हमारी आज की दूसरी वक्ता हैं मंजरी जायसवाल जी। वो सिर्फ चेहरों का मेकअप नहीं करती बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सम्मान देती हैं। अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और क्रिएटिव एक्सपर्टीज का उनका मेल ब्यूटी इंडस्ट्रीज में नए सार्थक अवसर पैदा करता है। महिला सशक्तिकरण के प्रति उनका जुनून उन्हें सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बनाता है, जो महिलाओं को उनके हुनर के जरिए खुद पर विश्वास करना सिखाती है। वो आज हमारे साथ अपना सफ़र साझा करेंगी, अपनी सीख साझा करेंगी, अपनी सोच साझा करेंगी, जो हुनर को पहचान में बदल देती है। आपका मानना है कि जब हुनर को दिशा मिलती है और इरादों को पहचान, तो हर महिला खुद की एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। तो चलिए आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मंजरी जायसवाल जी। सक्षम भारत का ये जो इनिशिएटिव है, इसको शुरू करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़रूरी है आपसे पूछना, क्योंकि अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ तो शायद वो आप रिलेट नहीं कर पाए। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आप में से कितनों को लगता है कि आपने अपने सपनों को होल्ड कर दिया है, या आपको लगता है कि अभी मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है? क्यों मैं आज आपको समझ पा रही हूँ, क्यों मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ? क्योंकि वो सारी चीज़ एक लड़की अपनी माँ की समझती है, मे बी अपनी बहन की समझती है। इसलिए एक विवाहित महिला को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से।
तो मेकअप, मुझे नहीं लगता कि मेकअप का कभी एग्जिस्टेंस ख़त्म होगा। सबको रेडी होना है, सबको अच्छा दिखना है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। नंबर 1, करियर क्लैरिटी एंड गोल सेटिंग। करियर क्लैरिटी क्या है? नहीं पता। बहुत सारे लोगों को यहाँ लगेगा करियर क्लैरिटी में है कि अगले 10 साल का हम प्लान कर लें, अगले 20 साल का, या पूरी लाइफ का। अरे मेरे तो बच्चे भी हैं, मैं कैसे प्लान करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो क्या आपके बच्चे हैं तो कुछ समय के लिए आपके पास रहते, तो आपको करियर कैसे प्लान करना है कि आप कितना समय दे सकते हो आपके काम को। अगर आपने ब्यूटी इंडस्ट्री एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने अपना करियर चुना है, तो क्या आप फुल टाइम दे सकते हो, या आप स्टूडियो चला सकते हो, या आप छोटा पार्लर खोल सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ लखनऊ के हैं पर वो मुंबई में काम कर रहे हैं क्योंकि वो जा सकते हैं। तो आपको अब ये जो करियर क्लैरिटी है, यहाँ आपको देखना है कि आपके पास कितना समय है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके बच्चे हैं, जिनके इन लॉज की तबीयत खराब रहती है, तो वो पार्ट टाइम काम कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ आपके घर की सिचुएशन को देखते हुए चूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि शादी के बाद फैमिली बहुत बड़ा इशू है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये आपको डिफाइन करना है कि आपका काम और आपकी फैमिली आप कैसे बैलेंस कर रहे हो। अदरवाइज़ आप अभी भी, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपनी फैमिली नहीं देखूं, अपना करियर देखूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी बेटी या अच्छी महिला कहलाऊंगी। मुझे भी, क्यों मैं आज आपको समझ पा रही हूँ, क्यों मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ एक लड़की अपनी माँ की समझती है, मे भी अपनी बहन की समझती है। इसलिए एक विवाहित महिला को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल पोजिशनिंग एंड मोनेटाइजेशन। स्किल पोजिशनिंग क्या है? अब अगर मैं मेकअप की बात करती हूँ, तो क्या मेकअप खाली शादी में मेकअप करना होता है? नहीं। कहाँ कहाँ पे हम मेकअप कर सकते हैं, कैसे कैसे मेकअप कर सकते हैं, मुझे कोई बताएगा? हर दिन। एग्जैक्टली। आप शुभांगी मैम को ले लीजिए, वो फोटोग्राफर हैं। क्या वो शूट जो करती हैं उन्हें भी तो मॉडल्स के मेकअप करवाने होते हैं, है ना। आपको टीवी एंकर है कोई, उसे भी मेकअप करना है ना। आप आजकल जब से कोविड आया था, वर्चुअल वेडिंग्स होना शुरू हुई थी, तो क्या मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे? वर्चुअल वेडिंग्स में भी लोग मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा दिखना है। चाहे वो वीडियो कॉल पे क्यों ना, आप मीटिंग भी करते हो तब भी आपको थोड़ा मेकअप लगाना होता है। आप घर से पड़ोस में भी जाते हो तो आप लिपस्टिक लगा के जाते हो। तो मेकअप, मुझे नहीं लगता कि मेकअप का कभी एग्जिस्टेंस ख़त्म होगा। सबको रेडी होना है, सबको अच्छा दिखना है, और सबको अब होता है ना कि आपके रिश्तेदारों से ये कहलवाना, आप तो अच्छे लग रहे हैं तो ये होता ही है। तो आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हो, आप पार्टी मेकअप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो ये आपको सेट करना। और अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली से आप कितना टाइम ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे ही आप ये ध्यान नहीं देंगे तो मे भी वो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, वो झगड़े वाली सिचुएशन हो, पर वहाँ से वो चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि ये एक पुअर प्लानिंग का पार्ट है। अगर मैं सोचूं कि मैं 24 घंटे दे दूँ तो मेरे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे वो सारी चीज़ें भी ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें हम अगर प्री प्लान करके चलेंगे तो हमारे लिए बढ़िया है। नेक्स्ट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने पुअर प्लानिंग की बात करी। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें परफेक्ट ही होंगी, कि अरे मैंने तो वर्क लाइफ बैलेंस कर रखा है, मैंने तो घंटे डिफाइन कर लिए हैं। नहीं, अब तो सब सॉर्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपको नो कहना आना चाहिए। अगर आपने किसी को भी समय दिया है कि मुझे 2 घंटे का काम करना है, तो तीसरे घंटे में आपको बोलना है नो। अगर मैं रुकूंगी, या अगर आप फैमिली
को लेकर के बाहर जा रही हैं, आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, आपने फैमिली को बोला कि मुझे 10 से 2 काम करना है, तो आपको 10 से 2 का टाइम के लिए फैमिली को भी नो बोलना पड़ेगा कि नहीं, इस बीच में मैं कोई और काम नहीं कर सकती। अब इसके बाद अगर आपका ज़्यादा एक्सेस टाइम हो रहा है तो आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा। तो आपकी एक क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, एक सेट ऑफ गोल्स होने चाहिए जो आपको डिफाइन करने हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं तब भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आपको एक सच बताती हूँ, एक समय था कि मैं एज अ ऑडियंस आई थी, मैं भी आपकी जगह थी और आज मैं यहाँ पे हूँ। क्यों हूँ? कॉन्फिडेंस कब आता है? आप कंटिन्यूसली जब लगातार काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी फील्ड में जो आप काम कर रहे हैं, आप घर का काम भी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि शायद आपकी बेटी आपसे अच्छा काम नहीं कर सकती, वो एक आपका कॉन्फिडेंस है। आज मेरी मम्मी भी कहती, मैं किचन में जाती हूँ, वो बोलती है कि रहने दो, तुम मत जाओ, तुमसे नहीं होएगा खाना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेरे से नहीं होगा। मेरे से क्या होगा? जो मेरी एक्सपर्टीज है। तो कॉन्फिडेंस जब आप अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करते जाते हैं, जब उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तब आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं किसी और को ये चीज़ सिखा सकता हूँ, मैं किसी और को ये चीज़ सिखा सकती हूँ। आई गेस बीइंग जितने भी एजुकेटर्स हैं वो एक सर्टेन पीरियड टाइम के लिए वो खुद सीखते हैं, उसके बाद ही वो किसी और को सिखा सकते हैं, है ना? तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है। उसके लिए टाइम टू टाइम आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपके आसपास हो क्या रहा है। मैं मार्केट शब्द का यूज़ नहीं करूँगी, शायद वो ना समझ आए, पर आपको देखना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। किसी को पता है नेटवर्किंग क्या होती है? क्या होती है मैम? आप जब किसी से मिलते हो, आपके जो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, आज जैसे मैं बहुत सारे चेहरों से मिली, कल को अगर मैं कहीं बाहर मिलती हूँ तो मैं पहचान जाऊँगी, अरे आप में से तो कोई है। दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। अब ये यहाँ कैसे काम करती है? आप जब काम करने जाते हो, आप मेकअप करने जाते हो, तो आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छी रखनी है। आपके क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर क्या है, क्योंकि आपको आगे भी काम करना है। एक टाइम का काम नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप बेच तो ज़रूर रहे हो कुछ, पर आपको आगे भी उसी मार्केट में रहना है और आगे भी उन लोगों के साथ ही काम करना है। मे बी मैंने किसी एक का मेकअप किया, उसने ही कोई दूसरा क्लाइंट मुझे दे दिया, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। वो रेफ़र करते हैं, रेफ़र करने के बाद आपके पास कोई और क्लाइंट आता है, तो धीरे धीरे आपके क्लाइंट बढ़ते जाते हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। कितने लोग हैं घर में जिन्होंने चाची, बुआ, दादी, किसी का मेकअप किया है? किया है? आप मेकअप आर्टिस्ट हैं? आप मेकअप आर्टिस्ट हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि आपकी चाची नानी को तो पता है ना आपको लाइनर अच्छे से लगाना आता है, आपका हाथ नहीं हिलता, वो जिगजैग नहीं होएगा, तो इतना कॉन्फिडेंस तो आप तो सर्विस पहले से ही दे रहे हैं। क्या हम थोड़ी सी स्किल ऐड ऑन करके हम उससे अर्न नहीं कर सकते? क्या हम एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते? और मुझे लगता है आधों ने जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है ना, उसमें से पक्का सबने किया है, और ये सबने किया है, मैंने भी किया है, सब करते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम न जाने कितनों को हमारी माँओं ने खाना खिलाया है, न जाने कितनों को, न जाने कितने लोगों के फोटोज़ क्लिक किए हैं, न जाने कितने लोगों के इनवाइट्स बनाए गए हैं, सब फ्री में किया गया है। क्यों? हमने क्यों चार्ज नहीं किया? क्या कभी खुद से पूछा है कि इतना सब कुछ आने के बाद कितने स्वेटर बुन के दे दिए होंगे पड़ोस की लड़की को, बस किस चीज़ के लिए? अरे बहुत अच्छा भाभी ने बनाया है, इतना सुनने के लिए। क्या वो आगे आपके लिए वर्थ इट है? बिल्कुल, थोड़ी सी तारीफों के लिए तो है, पर क्या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, पैसों के लिए? आपको कभी ऐसी ज़रूरत हो गई है तो क्या कोई दूसरा करने आता है?
नहीं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है, इतना सा भी आपको लगता है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो, देन व्हाई नॉट जस्ट मेकअप, इन अ मेकअप इंडस्ट्री, किसी में भी अगर आपको कुकिंग में लगता है तो क्यों नहीं। करेक्ट। आपका सवाल मेरे से ये हो सकता है कि क्यों ब्यूटी इंडस्ट्री, है ना। आप सवाल नहीं पूछेंगे, मैं ही कर लेती हूँ खुद से। ब्यूटी इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया में। अब इकोनॉमी क्या है ना। आपके देश में सारी चीज़ें आपके द्वारा किए गए काम से ही आगे बढ़ती हैं, है ना। कोई भी बिजनेस रन होता है, एक सर्टेन अमाउंट होता है जो सरकार को जाता है, जिससे हमारा देश चलता है ना। तो ब्यूटी इंडस्ट्री भी उसका ही पार्ट है। और ब्यूटी इंडस्ट्री के थ्रू सोचिए आप ज़रा, जिसके स्टूडियोज नहीं है, है ना, जिसके पार्लर्स नहीं है, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके खुद के पेजेस भी नहीं है, बट वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और वो टैक्स पे कर रहे हैं। आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री हर साल 15 से 20% तक ग्रो कर रही है। और आज सिर्फ आपके अर्बन एरियाज में ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी, आपके गांव में लोग, अब सबको चाहिए कि मुझे शादी में रेडी होना है, मुझे कहीं जाना है तो रेडी होना है, किसी और की शादी में जाना है तो रेडी होना है, अब सबको रेडी होना है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। और इस इंडस्ट्री में आप सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आपको ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी आपको क्लासेस अटेंड करने, क्लासेस एज इन आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको पर्टिकुलर क्लासरूम लर्निंग जो आपकी 3-3 साल 4-4 साल आपको जो डिग्रीज लेने में लग जाते हैं, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने के कोर्स से भी अपना करियर शुरू कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपके, हमारे एनजीओज, जो हमारे खुद के एनजीओ में भी ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अपने हुनर को अपनी पहचान बनाइए। और अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उसमें पैसा कमाना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। भाई आपको, अगर आपको कोई टैलेंट है, उससे आप कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो, तो पैसा मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आप अपने घर को और आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कुछ लोग सिर्फ खाना बनाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के ज़रिए संस्कृति, संवेदना और अपनी पहचान बनाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने रसोई को केवल स्वाद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे रचनात्मकता और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा। हमारी आज की तीसरी वक्ता हैं, यानी स्पीकर हैं अनीता शर्मा जी। हेलो। जितेश जी ने मेरा इतना अच्छा परिचय दे दिया कि अब इसके आगे मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि मेरा नाम अनीता शर्मा है, और ना कहते हुए मैंने कह भी दिया। तो हम खाना तो सभी बनाते हैं ना, कोई मैं अकेली महिला नहीं हूँ, पुरुष भी अब इस क्षेत्र में हमें टक्कर दे रहे हैं और बहुत तगड़ा टक्कर दे रहे हैं। तो अन्नपूर्णा हम ही कहलाते हैं, उन्हें नहीं कहा जाता है। खाना सिर्फ बनाना नहीं है कि मतलब हमने खाना बना दिया, खाना बनाते हुए हमें क्या करना है ये सोचना है। इसके लिए मैंने अपनी लाइफ में एक मंत्र लिखा था और मैंने उसको निरंतर जाप किया, क्योंकि मैंने अपने सपनों को कहीं छोड़ा था, मुझे शुरुआत करनी थी। तो शुरुआत ऐसे तो हो नहीं सकती, नारी हूँ, बहुत कठिन जीवन है, परिवार, बच्चे, घर। लेकिन नारी होने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम संतुलन बहुत अच्छा बनाते हैं। जो मायके और ससुराल जैसी 2 जगह को संतुलित कर सकता है, वो जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ सकता, सब संतुलित कर लेगा। तो अगर आप में से किसी का सपना एक शेफ बनने का या किचन को अपनी ताकत बनाने का, रसोई घर में हमारे समस्त रोगों का इलाज है, यहाँ से यहाँ तक में हमारे सभी रिश्ते जीते हैं। हम किसी से बहुत लड़ाई हुई हो, उसके मन लायक अच्छा बना के खिला दीजिए, सब बात सही हो जाएगी। तो मैंने ताकत रसोई को ही बनाया। मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां अभी भी बाकी थी। तो मैंने धीरे धीरे अपनी रेसिपी बना के उसकी फोटो क्लिक करके
ऑनलाइन भेजना शुरू किया, पत्र पत्रिकाओं में तरह तरह के। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल गया, कहीं नहीं छपा, फिर छपने लगा। जिस दिन मेरी पहली रचना छपी थी, पहली रेसिपी छपी थी, वो थी कद्दू की इडली। ये 2011 या 12 की बात थी। तब यूट्यूब जैसा कीड़ा घर घर रेंग नहीं रहा था। वो मेरी अपनी इनोवेशन थी, और इनोवेटिव में बेटे के चलते हुई, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं था, तो उसको खिलाने के क्रम में मैं इनोवेटिव थी। और पहली रेसिपी से आज तक मेरा सफर थका नहीं है। कल के पेपर में भी, परसों के फाइल में, कल के नहीं, मेरा इंस्टेंट अचार आया है। मैं जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ उसको लिखती हूँ, डाल देती हूँ। ये मेरे इनकम का एक जरिया है। नेशनल लेवल पे काम करती हूँ, उसका एक जरिया है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि किचन में कोई स्कोप नहीं है। रसोई घर में ही सब स्कोप है। याद कीजिए, आप 10-20 रुपए की रोटी, पाव भर आटे की 2 रोटी होटल में जाके हजारों देकर खा के आती हैं। तो है तो वही चीज ना, बस उसका रूप बदल गया है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मुझे रसोई घर में बिजनेस करना है या इसको इनकम का आधार बनाना है, तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हम सपने देखें और वो पूरा हो जाए। परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, हकीकत में नहीं। तो सपने देखिए तो जुनून के साथ देखिए। मैंने जो सोचा है वो मुझे करके दिखाना है। ठीक उसी तरह से आप जैसे किचन में गई लौकी की सब्जी छौंक के, वो भी मुसल्लम की बात नहीं सोच सकती है। जो आप करेंगी वही आपको मिलेगा। तो सपना देखी है तो जुनून पूरा करने का। मैंने भी वही किया। तो दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे करना है। कैसे करना है? अगर आप गांव में रहती हैं, क्षेत्र चुनिए, आप कहाँ रहती हैं। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आजकल बर्थडे जो है छोटे 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 अवसरों पे मन जाता है। महीने, बच्चों के बर्थडे महीनों के हिसाब से बनते हैं। कान्हा जी का बर्थडे होने लगा है, शादी की सालगिरह होने लगी है। लेकिन गांव में केक जाता कहाँ से है? शहर से, जिसमें पैसा भी जुड़ जाता है, जो वहां तक पहुंचाता है, तो वो महंगा है। अगर आप बेकिंग में थोड़ी भी ठीक है, आपका हाथ चलता है, तो ठीक है, आजमाइए। पहले अपने घर परिवार के लिए बनाइए, जब आपका हाथ सज जाए तो बिजनेस के लिए बनाइए। मार्केट में जो केक 800 का लेके आ रही हैं आप, अगर आप अपने गांव में उसको 600 का भी बेचेंगी, तो यकीन मानिए, अपने अनुभव से मैं कह रही हूँ कि आप एक केक पे 200 बचाएंगी। लागत और समय सब प्रॉफिट निकालने के बाद, मैंने आपके समय की कॉस्ट जोड़ दी है उसके बाद। तो अगर आप शहर में रहती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा एक लाइफ स्टाइल को। ज्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं और उनको एक मतलब हाउस हेल्प चाहिए, कोई खाना बना दे। अच्छा, मेरा अचार खराब हो जाता है, कोई अचार बड़ी पापड़ का हमें दे दे बना के। और मैं तो अपने घर से बड़े सम्मान के साथ लोगों के घर जाके अपने 2 घंटे समय का 2011-12 से 200 रुपया, 1 घंटे का 200, सब सामान उनका, और मैंने उनका अचार बड़ी पापड़ बनवाया है। खाली मैंने गाइड किया है कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये इतना मसाला लगेगा, ये इतना मसाला। तो आप अपने प्रोफेशन को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, ये आप पे निर्भर है। निर्भर इसलिए है कि आपकी परिस्थितियां कितना इजाजत देती हैं। आप घर से कुछ करना चाहती हैं, बाहर जाके करना चाहती हैं। अगर आप कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, आय बढ़ाने का एक जरिया लाइव वर्कशॉप भी हो सकता है। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जो लोग इच्छुक होते हैं तो 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम, मतलब 2 घंटा रखिए, क्योंकि बोर हो जाता है अगला बनाने वाला और सब कुछ मिसमैच हो जाता है। अजवाइन पड़ जाएगी स्वीट डिश में और नमक पड़ जाएगा खीर में। तो 1.5 से 2 घंटे का एक वर्कशॉप रखिए और आप 2 से 3 रेसिपी अच्छे से ऑनलाइन उनको बनाने को दे दीजिए। लेकिन कब?
जितने लोग इनरोल हुए हैं आपके व्हाट्सएप में, उनसे आप अपने हिसाब से फीस ले लीजिए। पहले आप एक इनकम का जरिया इसको भी बना सकते हैं। कोई भी काम जब आप शुरू करिए, कोई भी काम, अगर आप खाना ही बनाने की बात सोच रही हैं तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिए, क्योंकि वो खाना यहाँ से होके यहाँ तक जाएगा तो किसी के हेल्थ को इफेक्टिव करेगा, वो इफेक्ट डालेगा अपना। तो गुणवत्ता से प्राइस भले थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करिए। आपका काम आपकी क्वालिटी के लिए जाना चाहिए। बाजार जो है वो हमेशा भरोसेमंद चुनिए, और बाजार कैसे चुनेंगे आप, इसमें भी एक टेक्निक है। आप कोई भी बिजनेस डालने से पहले ध्यान देके आसपास के मार्केट को देखिए। यहाँ जो चीज कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ यही सब्जी हमें 60 रुपया मिल रही है, दूसरी दुकान में 40 रुपया मिल रही है, कहीं 20 रुपया भी मिल रही है। फिर ध्यान देने पे आप पाएंगे कि 20 रुपया वाले ने 4 दिन बासी पानी डाल के रखा है, 40 रुपया वाले ने कोई पानी नहीं डाला है, वो उसके अपने खेत की सब्जी है, वो डायरेक्ट लेके बैठ गया है। और जो 60 रुपया वाला है वो किसी से खरीदा है 40 रुपया, तो 60 रुपया बेचेगा ही। तो एक ऐसा सूक्ष्म जो है, गृहिणी होने के नाते हम सबके पास वो नजर है कि हम अवलोकन कर लेते हैं। ये पहला पहलू है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप जो भी चीज बनाएंगी उसको कहाँ मार्केट में उतारेंगी, किस तरीके से उतारेंगी, इसका ऑब्जर्वेशन भी आपके पास होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। लेकिन बीच में वो मंत्र न भूले कि जिद है बस नाम की तो ठान लीजिए। नाम बनाना है ना, हम कब तक चिंटू की मम्मी, रिंकू की मम्मी बन के रहेंगे? इतने खूबसूरत नाम रखे हैं हमारे मदर फादर ने हमारे लिए, कुछ सोच समझ के नहीं। तो वो कह देते फलाने की बेटी, क्यों नाम रखते हैं? इसीलिए कि एक नाम की पहचान। काम करने की एक शर्त और होती है। हम भारतीयों में एक बहुत बड़ा दोष है कि हम शुरुआत से डरते हैं। हमको ये लगता है कि अरे हम उनके घर खाना बनाने जाएंगे, और जब हमारे रिश्तेदार जानेंगे कि हम किसी के घर खाना बनाने जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा नाक कट जाएगी। इससे मत डरिए, ये आपकी क्वालिटी है जो वो खरीद रहे हैं। एक प्रोफेशनल शेफ क्या करता है, उसको खाना बनाने आता है, वो अपनी सेवा होटल को बेचता है और हम वहां बड़े शान से खा के आते हैं ना। तो फिर किसी भी शुरुआत से मत डरिए, अपने आप को आंकिए। अगर आप में क्षमता है कि आप करोड़ों डाल के एक रेस्तरां डाल के चला सकते हैं, बेशक चलाइए। अगर आपको 500 रुपए से शुरू करना है, थोड़ा दाल लीजिए, थोड़ा सामान लीजिए, बड़ी पापड़ बनाइए। 500 का हर हाल में आप 1000 बना लेंगे। उस 1000 में से 300 को सेव करिए। इस बार आप 700 का मटेरियल उठाइए। तो धीरे धीरे ही सही फायदा आपको होगा, हर हाल में होगा, और आपका नाम भी होने लगेगा। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, करने वाला होता है। आपके लिए कहना चाहूंगा कि रंगों में छुपी आपकी सोच, रंगों में छुपी उनकी सोच, हर डिजाइन में झलकता है उनका जोश, हर रचना में बसी उनकी पहचान। ये महिला है क्रिएटिविटी की शान। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा रितु पांडे जी को मंच पर। वो आए और हम सबके साथ अपने विचार साझा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक टू लिरिक्स गिफ्ट होप फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं आप लोगों से अपनी स्किल शेयर करूँ। मेरी स्किल शेयर करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपने आप पे भरोसा हो, उस भरोसे के साथ आप घर जाएं और आप एक अपना नया काम शुरू करें। तो हम पीपीटी की साइड चलते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, जैसा कि तुषानी जी ने और मंजरी जी ने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल ऐसा है जिसमें आपको 1 रुपए भी नहीं लगाने हैं। आपके पास यो मोबाइल है, मोबाइल से आप डेली अपना स्टेटस डालते हो, आप लोगों के रील्स स्क्रॉल करते हो, तो जो आप रील स्क्रॉल करते हो उसमें आप देखते हो कि कई लोग अपना रिकॉर्डिंग डालते हैं, वो कैसे एडिट हुई है,
उस एडिट के पीछे भी कोई भी वीडियोग्राफर है, कोई इमेज आप देखते हो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको बैनर दिख रहे हैं, उस बैनर्स में पिक्चर्स हैं, कुछ कंटेंट है, तो वो क्या है? वो एक ग्राफिक है। आप इस इवेंट में आए हो, यहाँ पे पोडियम पे एक पोस्टर लगा है, यहाँ पे एक स्टैंडी लगी है, तो ये सारा क्या है? एक ग्राफिक है, एक मैसेज है जो लोगों को पहुँचाना है, एक इंफॉर्मेशन को लोगों तक डिलीवर करना ही एक ग्राफिक है। जैसा कि तुषानी जी ने, मंजरी जी ने और सुनीता जी ने, अनिका जी ने बताया, आपको कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा स्किल नहीं कि नहीं मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं कैसे शुरू करूँ। लैपटॉप नहीं, आपके पास मोबाइल है, आप डेली पूरे दिन में 2 से 3 घंटा तो आप वीडियो स्क्रॉल करते ही होंगे। अब आपको अपना वही टाइम, आपके पास ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बट ऑल ओवर टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपने लिए 5 से 10 मिनट भी अगर आप निकालते हो तो आप उस सॉफ्टवेयर का एक टूल सीखने के लिए बेहतर। आपको अपना 10 मिनट निकाल के ग्राफिक का एक टूल सीखिए, फिर उसको फोन में एडिट करिए। आपके पास फोन में मैं ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी लागत नहीं लगानी है। मैंने फिर से बोला, कोई भी 1 रुपए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं लगाना, जो लगेगा वो है आपके एफर्ट्स। आप एफर्ट्स लगाओगे, आपको उस एफर्ट्स का ही पैसा मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ आप कर सकते हो। आप सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकालो, एक टूल सीखो, आप रात में उसको इम्प्लीमेंट करो कि अगर कोई क्रॉप टूल है तो वो कैसे काम करता है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, कहीं पे कुछ बोर्ड आ गया, कुछ लिखा आ गया, तो अब उसको क्रॉप कैसे सीखा आपने? बहुत सिंपल है, आपने स्टेटस पे एक आइकन लिखा, क्रॉप कैसे करते हैं आपने किसी से नहीं सीखा, आप डेली उसको प्रैक्टिस करते हो, किसी आपको बताते हैं कि ये क्रॉप कैसे। आप व्हाट्सएप पे नए फीचर है, उस पे क्लिक पार्ट कैसे ऐड करना है, तो आप व्हाट्सएप के आइकन को देखते हो कि यहाँ पे लिखा है कि हैप्पी फ्राइडे, आपने वो क्लिक पार्ट उठाया, अपने स्टेटस पे लगाया, वहाँ पर नोटिफाई हो गया ना इमेज क्लिक पार्ट के साथ और टेक्स्ट के साथ। फिर व्हाट्सएप एक म्यूजिक का फीचर देता है, आप म्यूजिक ऐड करते हो, तो आपका वही सिंपल स्टार्टिंग फीचर कितना ब्यूटीफाई हो गया आप व्हाट्सएप पे स्टेटस में। तो आइए हम नेक्स्ट सीखते हैं। सेम थिंग मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास सारी भी करना है। आप बहुत ओल्ड हो, आप नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी एज में ग्राफिक का या वीडियो एडिटिंग का टूल सीख सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश का कुछ भी काम नहीं है। आपको अपनी स्किल को एम्पावर करना है, आपको टूल की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप क्रिएटिव अपने आप से बना सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास फोन है, फोन ही आपकी पावर है। आजकल फोन कोई भी हो टूटता है, आप 5 दिन में तुरंत खरीदते हैं, तो फोन में भी ऐसी हजारों ऐप हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमेज बनाने के लिए फ्री टूल्स मिलेंगे, वीडियो एडिटिंग के लिए भी फ्री टूल्स मिलेंगे। शुरुआत भले ही छोटी हो बट सोच बड़ी रखनी है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबको यहाँ आने के लिए। आज हमारे बीच एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला मौजूद है जिन्होंने फोटोग्राफी को न सिर्फ अपना पेशा बनाया बल्कि अपने करियर, अपने जुनून को शादी के बाद भी आगे बढ़ाया। हमारी आज की वर्कशॉप की 5वीं और आखिरी वक्ता हैं यानी स्पीकर हैं शुभांगी मौर्य जी, और आपके लिए कहना चाहूँगा कि लेंस में बचती है उनकी सोच की रोशनी, लेंस में बसती है उनकी सोच की रोशनी, हर तस्वीर में दिखती है उनके जुनून की कहानी, जो दिल से क्लिक करती हैं हर पल को, जो दिल से क्लिक करती हैं हर पल को और अपने हुनर से छोड़ जाती हैं हर दिल में अपनी निशानी। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा शुभांगी मौर्य जी को आए मंच में और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। नमस्कार। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी आप सभी लोगों से, फोटो क्लिक कराना किसे अच्छा लगता है? वो सभी को फोटो क्लिक कराना अच्छा लगता है। हम किसी भी पार्टी में जाते हैं या कभी भी वेल ड्रेस्ड होते हैं तो कहते हैं यार मेरी एक पिक यहाँ से खींच लेना, एक इधर से ले लेना, एक मैं चल के आ रही हूँ मेरा वीडियो बना लेना। होपफुली सभी लोग
कभी ना कभी तो ये चीज़ चाहते ही, भले रोज नहीं तो जब कभी वेल ड्रेस्ड होते हैं या किसी शादी पार्टी में जाने के लिए। और हर किसी के ग्रुप में या हर किसी कभी भी क्या होता है, एक कोई बंदा होता है कहता है यार तुम मेरी पिक्चर ले लो, तुम मेरी पिक्चर बहुत अच्छी लेते हो। ऐसा है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा तो होता है जो अच्छी पिक्चर क्लिक करने के लिए फेमस होता है और उसे ही हमेशा फ़ोन या कैमरा पकड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये एक कला है। ठीक है, जैसे ही कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारी कलाएं हैं, वैसे ही फोटोग्राफी भी एक कला है। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर कहें तो फोटोग्राफ क्या है? एक उपकरण, कैमरा, चाहे DSLR हो या आज हमारा मोबाइल फ़ोन हो, उसमें उस खूबसूरत पल को हम कैद कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी में आती है। और अगर हम उसी को मूवमेंट में कैप्चर करते हैं तो वो वीडियोग्राफी में आती है। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में है फोटो और वीडियो, अगर हम कहें तो। ठीक है, मैं भी एक मैरिड वुमेन हूँ, अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है, एक छोटा मेरा बेबी भी है, तो मुझे भी पता है कि क्या चुनौतियाँ आती हैं। आप एक बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आप किस तरीके से निकल के आप अपने फैमिली, अपने सारे चीज़ों को सपोर्ट करते हुए आपको किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट साइड पे आते हैं, ये फेमस फोटोग्राफर हैं, फीमेल फोटोग्राफर्स हैं इंडिया के। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे उपकरण हैं, DSLR कैमरा हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है वो आपका हो गया मोबाइल फ़ोन। आप DSLR कैमरा नहीं परचेज कर सकते हैं, आप वीडियो कैमरा नहीं परचेज कर सकते हैं, बट आज सभी के हाथ में एक स्मार्टफोन ज़रूर है। राइट, स्मार्टफोन आज ऐसी ताकत है, आप वन टच पे आपके पास सारी दुनिया उपलब्ध है। आप गूगल पे नहीं लिख सकते हैं तो उसमें बोलने का भी ऑप्शन है। आप बोल के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। अगर आज कोई ये कहे कि मैं ये चीज़ नहीं सीख सकता या मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मैं नहीं मानती। अगर आपके अंदर चाह है और आप कुछ भी सीखना चाहते हैं XYZ, तो आप सीख सकते हैं। ये इस बात से कितने लोग मेरे से सहमत हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को समझना। कोई कहे नहीं यार तुम तो सिर्फ 2 घंटे दे सकते हो या तुम्हारे पास तो 4 घंटे का टाइम है, बट हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है कि वो कितना कर सकता है। किसी के कहने पे नहीं चढ़ना चाहिए। कहते हैं ना कि नहीं यार उन्होंने तो कहा नहीं हम इतना नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं, या हाउसवाइफ है तो कहे नहीं यार मेरे पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, और उसके बाद हम सोचेंगे, देखेंगे अगर टाइम मिला तो। बट इस चीज़ से हमें ऊपर उठना है, अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आप अगर अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन है, तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। जो लोगों को लगता है कि सिर्फ फोटोग्राफी वेडिंग और इवेंट्स में ही होती है, ऐसा नहीं है। आज दुनिया के हर क्षेत्र में आपको फोटोग्राफी की ज़रूरत है, वीडियोग्राफी की ज़रूरत है। डिजिटल लाइफ में आप हैं, आप चाहे आपका कुकिंग चैनल हो, चाहे आप ब्यूटिशियन हो, चाहे आप डिज़ाइनर हो, हर किसी को एक अच्छी पिक्चर ज़रूरत है। आप जब तक कहते हैं ना कि मार्केट है दिखाने हैं, दिखता नहीं है तो बिकता नहीं, तो कैसे दिखेगा? आप एक रूम में 10 लोगों को बुला के सिर्फ अपने आप प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकते, आप उसकी एक अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, आप उस पिक्चर को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये जॉनर्स हैं जिनके आप डिफरेंट जॉनर्स में काम कर सकते हैं। राइट, पोर्ट्रेट्स हैं, लोग प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स क्लिक कराते हैं, कुछ यहाँ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स हैं, कुछ ऐसे पोर्ट्रेट्स हैं जिनकी आप अगर मैं इस लेडी को इसकी ये फोटोग्राफ दे दूँ तो शायद वो बहुत खुश होगी कि किसी ने मेरी ऐसी फोटोग्राफ क्लिक की है। और प्रोफेशनल फोटोग्राफ हम क्लिक कराते हैं कि जिससे हम प्रॉपरली अपने आप को विजुलाइज कर सकें मार्केट में। वेडिंग है, वेडिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में, ये सबको पता है। चाहे छोटी से छोटी बर्थडे पार्टी हो या बहुत बड़ी से बड़ी शादी हो, इवेंट हो, हर किसी को फोटोग्राफी चाहिए होती है और अच्छी फोटोग्राफ चाहिए होती है। ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। वेडिंग, इवेंट्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो वंस इन अ वाइल, मतलब आपकी लाइफ में वो एक बार होगी,
और अगर उसी की पिक्चर नहीं अच्छी आई तो आपको जिंदगी भर का दुख रहेगा, यार मेरी वो पिक्चर नहीं अच्छी है। मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं आशीष जी की शादी में उनकी पिक्चर हमारी टीम ने हमने क्लिक की और होपफुली आपको अब पसंद आई। राइट, ये इवेंट्स है, कॉमर्शियल इवेंट्स हैं, इस तरीके से बहुत से इवेंट्स होते हैं। जैसे ये एक इवेंट हो रहा है, इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। आप इसे सर्कुलेट करेंगे हर जगह, इसी से पता चलेगा कि आज यहाँ पे ये प्रेजेंस थी, यहाँ पे ये सारी चीजें आप कर सके हैं। तो इसको जो टीम मैनेज कर रही है, इसमें मेरी टीम है, मेरे साथ सुकैना है, वो पूरे इवेंट को कैप्चर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। कॉमर्शियल है, देखिए कॉमर्शियल और टेबल टॉप फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बाहर नहीं जाना। इवेंट फोटोग्राफी और वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको घर से बाहर निकल के काम करना है। बट बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ वुमेन, आप चाहें तो कॉमर्शियल फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं। आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्टार्टिंग में फ़ोन है, आप फ़ोन से कर सकते हैं। आपके पास लाइट्स नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करके आप नेचुरल सनलाइट यूज़ कर सकते हैं। आपके अंदर सिर्फ वो कला होनी चाहिए कि आप एक छोटे से ये जो ये मसाले हैं, इन मसालों को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, वो झुमका है या ये इत्र की बॉटल है, ये कॉफ़ी बीन्स है, इन सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। इनको आप किस तरीके से ब्यूटीफुली आप प्लेस कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं कि वो सामने वाला बंदा मजबूर हो जाए उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। फैशन बहुत वाइड रेंज है फोटोग्राफी में, इस पर अभी इतना नहीं बात करेंगे। किड्स एंड मटर्निटी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो फीमेल्स के लिए बहुत बेटर है। मैं पिछले 5 साल से किड्स और मैटरनिटी के सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ लखनऊ में, लखनऊ के आसपास के सारे इलाकों में। बीइंग अ फीमेल मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिला है इस पॉइंट में, क्योंकि एक प्रेगनेंसी में एक फीमेल का जो फोटोशूट है, राइट, वो इसका लाइफ का एक सबसे खूबसूरत पल है। उसको कैद करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और अगर उसके सामने कोई फीमेल फोटोग्राफर है तो उसका कंफर्ट लेवल एक अलग लेवल का हो जाता है। ये बात आप समझ सकते हैं, राइट। तो और न्यूबॉर्न है, जो एक नवजात शिशु है, समझ लीजिए कि हम जब न्यूबॉर्न फोटोशूट करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि 15 से 20 दिन के बच्चे का हम फोटोशूट करें। तो जो उसको टैकल करना, उसको हैंडल केयर करना, वो सारी चीज़ें अगर आप एक बीइंग अ फीमेल इस चीज़ को लेते हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, फूड फोटोग्राफी, देखिए 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं फोटोग्राफी को आपको समझाने के लिए। आप किस टाइप का आप गुलाब जामुन खाना पसंद करेंगे? लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ गुलाब जामुन ही है, राइट। एक है कि जिसमें हमने जस्ट प्लेट में सर्व कर दिया, और एक है कि जिसमें हमने टेम्पटिंग तरीके से उस चीज़ को सर्व किया है। यहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे भले 4 या 5 है गुलाब जामुन, ठीक है, बट वही प्रोडक्ट है, सेम चीज़ है, बस प्रेजेंटेशन और फोटोग्राफ का तरीका दूसरा है, ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे ले जा सकती है, बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। फूड फोटोग्राफी है, ये सब चीज़ें, मतलब अब जस्ट है कि बस लंच का टाइम है तो ये मिल जाए तो बस खा लें। आप किसी भी ब्रांड में जाते हैं या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं कि इतनी टेम्पटिंग फोटोज की आज ऑर्डर तो कर ही देते हैं, ये चीज़ तो खा के देखते हैं। भले वो प्रेजेंट सामने पैकिंग में होके वैसे नहीं आती है, बट वो फोटोग्राफ आपको मजबूर करती है उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ काफ़ी वाइड रेंज है। जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में पत्रकारिता में भी आप आगे जा सकते हैं, बस इसमें यह है कि आपको भी अपना टाइम समय निकालना होगा। जर्नलिज्म घर में बैठ के नहीं हो सकता है, ये बात सत्य है। और आप अपनी कंफर्ट, अपनी क्षमता और अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जर्नलिज्म का भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर वीडियो के सेंस में बात करें तो मैंने सबसे ऊपर इसमें डाला है वीडियो ब्लॉग। आज हर किसी के हाथ में फ़ोन है और उसमें आपने यूट्यूब पे ब्लॉगिंग, एक ये बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, हाय गाइस, आज मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है।
इस टाइप के वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे। तो वो ब्लॉग भी प्रॉपर शूट कराए जाते हैं, या तो आप उसे सेल्फी से स्टिक से करिए या उसे प्रोफेशनल भी शूट करते हैं, एडिट करते हैं। तो ये फ़ोन की क्वालिटी है जिससे आप इन सारे पॉइंटर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी इनिशियली अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोन से ही उसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनको हम सीखेगा, जैसे फोटोग्राफी तो है, हमें पता है कि हमें अच्छी लगती है, हमारे पास फ़ोन भी है और हम कुछ थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर भी लेते हैं, बट अपनी स्किल को और हम कैसे पॉलिश करें। तो इसमें आप कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज है, आपका शकुंतला मिश्रा स्कूल है, जो प्रोफेशनल डिग्रीज भी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं और कुछ आपके फोटोग्राफी ब्रांड्स भी हैं जो 6 मंथली, क्वार्टर बेसिकली इस टाइप से आपको कोर्सेज भी कराते हैं। और अगर इन सब में भी आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने आसपास का कोई एक ऐसा स्टूडियो देखिए जो वर्थ इट हो, बहुत एकदम ऐसा ही स्टूडियो ना हो जहाँ पे उनको खुद को भी नॉलेज हो कि वो आपको सिखा पाए। तो आप अपने आसपास का कोई ऐसा स्टूडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जाके ऑफिस वर्क सीख सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं, मैनेजमेंट सीख सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब आपके पास मान लीजिए अच्छी फोटोग्राफ भी आपने क्लिक कर ली, आपने सीख भी लिया और अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये फोटोग्राफ हम कहाँ पे सेल करें, इससे हम कैसे इनकम करें। तो आपके वेबसाइट्स हैं जिन पे, जैसे कि आपने कभी भी गूगल पे सर्च किया कोई भी चीज़ और आपको कुछ पिक्चर्स आ जाते हैं। तो इन वेबसाइट्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, इमेज बाजार है, शटरस्टॉक है, फ्री पिक है। ये सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपसे आपकी फोटोग्राफ्स और ग्राफिक्स ये परचेज करती हैं, राइट। हमेशा इन पे वाटरमार्क लगा हुआ आता है, अगर आप इन पे लो करते हैं तो वो वाटरमार्क तभी लगा हुआ आता है जब इसको किसी ने उनको परचेज किया है, ठीक है, किसी ने परचेज किया है। अगर आप उसका पेमेंट करते हैं तो वाटरमार्क हटा के वो देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी फोटोग्राफ इनको आप सेल भी कर सकते हैं। मैगजीन्स में बहुत सारे मैगजीन्स को पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है इवेंट्स की, राइट। न्यूज़पेपर्स हो गया, प्राइवेट गैलरीज हो गई, इन सब में बहुत सारी जगहों पे फोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। या कोई ऐसी फोटोग्राफ कभी आपने क्लिक की हो जो बाद में कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट बनता है, तो कभी कभी इन ऐसी प्रीमियम फोटोग्राफ के गवर्नमेंट आपको लाखों रुपए देती है। आपने कभी भी कोई ऐसा जर्नलिज्म में या कभी भी कोई ऐसी फोटोग्राफ आपके पास हो जो रेयर है कि उसकी कोई दूसरी फोटोग्राफ है ही नहीं किसी के पास, ऐसी फोटोग्राफ का गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, मतलब जिसको रिक्वायरमेंट है वो उसको लाखों रुपए भी मिलते हैं, राइट। तो ये कुछ स्लाइड्स है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच लेट्स गो फाउंडेशन कि मुझे यहाँ पे आके स्किल्स करने का मौका दिया। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब समय आ गया है हमारे उन साथियों को फेलिसिटेट करने का, उनको सम्मानित करने का जो हमारे साथ कदम न कदम हमारे साथ खड़े रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मंच के बीच में रहिए और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा पहली स्पीकर तुषानी जी से, कृपया मंच पर आएं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा स्पेशल गेस्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैं उन शख्सियतों को मंच पर बुलाना चाहूँगा, उन प्रतिभाओं को मंच पर बुलाना चाहूँगा जो लेट्स गो फाउंडेशन के साथ हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। कला और संस्कृति की चमक उनके चेहरों पे आती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो इसके साथ में लोग रहते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो बहुत खास है। आज
ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके बहुत सारे कहते हैं सहयोगी हैं। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्वरी आखा, जय जस करेंगे तत्फल चाखा। तो जो कर्म है वही आपका प्रधान है। अगर आप सही कर्म करेंगे और नियमित करेंगे तो सफलता दूर नहीं है आपसे। तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपका ये सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे और इसी तरह मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूं।